Dolo, Dan Heng just wants to avoid trouble. Gu Yuina pursues him. Chapter 46, Gu Yuina's illness. Chapter 46 Gu Yuina's illness. उस रात तक जीजी वापस नहीं लौटी थी। गु युइना ने बताया कि जीजी दान हेंग को ढूंढने गई थी और शायद रास्ता भटक गई थी। दान हेंग ने पूछा कि क्या उन्हें उसकी तलाश में जाना चाहिए। कोई बात नहीं पतिदेव, वह वापस आ जाएगी। गु युइना मुस्कुराए और फिर जू जूचिंग को गाड़ी में कंबल बिछाने का निर्देश दिया ताकि वह आराम करने की तैयारी कर सके। कंबल बिछाने के बाद वे तीनों पूरे कपड़े पहने हुए ही लेट गए। पर्याप्त जगह थी। सबसे बाईं ओर दान हेंग और उनके बगल में गु युइना और पूरी गाड़ी दोनों महिलाओं की हल्की सुगंध से भरी हुई थी। दान हेंग ने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, हालांकि वह वास्तव में सो नहीं पाया। इसके बजाय उन्होंने गु युइना की आंतरिक चोटों को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस बात से वह बहुत परेशान था। अपने प्रारंभिक आकलन से उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे शायद गु युइना को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएंगे। आखिरकार, हालांकि उन्होंने बाद में कुछ उपचार तकनीकें सीख ली थीं, लेकिन वे काफ़ी प्रारंभिक थी, बायलू के चमत्कारी स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर। हालांकि अगर गु युइना का समय पर इलाज नहीं किया गया तो उसे ये भी संदेह था कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। आधी रात तक उसके बगल में बैठी दोनों महिलाओं की सांसें स्थिर हो गई थीं। दान हेंग अचानक उठ बैठा और गाड़ी से बाहर निकल गया। बाहर तारों से जगमगाता आकाश बेहद खूबसूरत था। इस ग्रह से विशाल ब्रह्मांड को निहारते हुए तारों की सुंदरता ने उसे कुछ हद तक मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने सोचा, उन चमकते सितारों के बीच क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे वह जानता हो। उसके बिना एस्ट्रल एक्सप्रेस पर खुफिया नेटवर्क का प्रबंधन अब कौन कर रहा था। दान हेंग ने अपने विचारों को दूर करते हुए अपना सिर हिलाया और गु युइना की स्थिति पर विचार करने लगा। भले ही उनका रिश्ता सिर्फ बिस्तर पर सोने का ही क्यों न हो, वह चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता था और कुछ नहीं कर सकता था। अध्यापक, अचानक पीछे से एक कोमल आवाज आई। दान हेंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि जू जूचिंग गाड़ी से बाहर निकल रही है। वह एक बड़ी बिल्ली की तरह चुपचाप चलती हुई चिंतित भाव से दान हेंग के पास पहुंची। क्या किसी प्रतिष्ठित दुल्हो ने आपके लौटने में देरी की? जू जूचिंग ने घबराकर दान हेंग की ओर देखा। उसे डर था कि वह उसकी आशंका की पुष्टि कर देगा। स्टालुओ एम्पायर की सीमाओं के भीतर एक उपाधि प्राप्त दुल्हो का अर्थ संभवतः शाही परिवार के उस प्राचीन पूर्वज से था। यदि ऐसा कोई व्यक्ति प्रकट होता तो क्या उसका शिक्षक उसके लिए स्टालुओ पूर्वज को अस्वीकार कर देता? दान हेंग ने अपना सिर हल्के से हिलाया। नहीं। जू जूचिंग ने चैन की सांस ली। जब तक ऐसा नहीं हुआ उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। क्या हुआ? दान हेंग को लगा कि वह कुछ छिपा रही है। जू जूचिंग ने झट से अपना सिर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं। दरअसल शिक्षक जी, मुझे आपको कुछ बताना है। हालांकि मेरी मालकिन ने मना किया है, फिर भी मुझे लगता है कि आपको ये जानना चाहिए। जू जूचिंग ने होंठ दबाए और गहरी परेशानी में दिख रही थी। दान हेंग उसे देखती रही और उसके बोलने का इंतजार करती रही। जब मालकिन पहले भुना हुआ मांस खा रही थी तो उन्होंने खून की उल्टी की। मुझे महसूस हुआ कि उस समय उनकी हालत बहुत खराब थी। गुरुजी, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। जू जूचिंग ने दान हेंग की ओर विनती भरी निगाहों से देखा। उसके दिल में उसकी प्रेमिका भी परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। दान हेंग ने हल्के से सिर हिलाया और चुप हो गया, रात के आकाश को निहारने लगा। जू जूचिंग ने उसकी निगाहों का पीछा किया। आकाश जगमगाते तारों से भरा हुआ था और वह अचानक मंत्रमुग्ध हो गई। क्या शिक्षक प्रकृति की सुंदरता को देखकर अपने मन को शांत कर रहे हैं? इतनी उच्च स्तर की मानसिकता, मेरे शिक्षक से यही उम्मीद थी। हालांकि दान हेंग केवल आकाश को नहीं देख रहा था, वह गहन चिंतन में डूबा हुआ था। अगर मैं डिवाइन रेल्म जाऊं तो क्या मुझे उसका इलाज मिल सकता है? लेकिन वहां जाने से मुसीबत खड़ी हो सकती है। दान हेंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसे मुसीबत से नफरत थी और डिवाइन रेल्म भी उसे नापसंद करता प्रतीत होता था। उस समय उसने एक दिव्य ड्रैगन को घिरे हुए देखा था और अपने रक्त संबंध में एक आत्मीयता महसूस करते हुए सहायता करने के लिए आगे आया था। उसने कुछ समय तक डिवाइन रेल्म के देवताओं के विरुद्ध युद्ध किया। बाद में उसे एहसास हुआ कि अजगर पूरी तरह से पागल था, इसलिए उसने देवताओं को उसे कैद करने में मदद की। इसके बावजूद डिवाइन रेल्म के देवताओं ने उनका स्वागत नहीं किया। अगर वह अब वहां दवा लेने जाए तो क्या उसे मना कर दिया जाएगा? सरसराहट, सरसराहट। पास की झाड़ियों से एक आवाज सुनाई दी। दान हेंग और जू जूचिंग दोनों देखने लगे। जीजी घनी झाड़ियों से बाहर निकली, दबे पांव चलती हुई मानो कोई आवाज करने से डर रही हो। दान हेंग को गाड़ी के बगल में खड़ा देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, जीजा जी, आप यहाँ यूं ही क्यों खड़े हैं? उसका दिल अपराध बोध से भरा हुआ था। वह सोच रही थी कि क्या दान हेंग उसे डांटने की योजना बना रहा है। दान हेंग ने सिर हिलाया और झगड़ा करने वाली भाभी को नजरअंदाज कर दिया। जी ने सावधानीपूर्वक एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पैर की उंगलियां मुश्किल से जमीन को छू रही थीं।
एक दोषी चोर की तरह वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। कुछ और सावधानीपूर्वक कदम उठाने के बाद उसने देखा कि दान हैंग उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, और उसने राहत की सांस ली और अपना सामान्य व्यवहार फिर से प्राप्त कर लिया। हाँ, जीजाजी, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी। आप मुझसे पहले कैसे वापस आ गए? ये तो हद है। जी ने सहज ही दान हैंग को डांटते हुए अपनी शिकायतें जारी रखीं। तभी डिब्बे के अंदर से एक आवाज आई, जी, क्या तुम हो? अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी का चेहरा पल भर में एकदम पीला पड़ गया। उसने जानबूझकर देर रात लौटने का समय चुना था, इस उम्मीद में कि सब लोग सो रहे होंगे ताकि वह सजा से बच सके। लेकिन आखिर इससे बचना तो नामुमकिन ही था। जी को रोने जैसा महसूस हो रहा था और वह अनिच्छा से अपने कदम घसीटते हुए गाड़ी की ओर बढ़ी। दरवाजे पर पहुंचकर वह दान हैंग और जूचिंग की ओर मुड़ी। जीजाजी, जूचिंग, आप दोनों, क्या आप भी अंदर नहीं आ रहे हैं? इस समय वह बेसब्री से चाहती थी कि वे दोनों एक साथ अंदर जाएं। दान हैंग और जूचिंग गतिहीन रहे। गाड़ी से एक कोमल हाथ बाहर निकला, जी का कॉलर पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। कुछ देर बाद गाड़ी थोड़ी थोड़ी हिलने लगी। लाल भूरे रंग का घोड़ा जो खड़े खड़े ऊँघ रहा था, उसने अपनी आंखें खोलीं और फुफकारा। गुरु और शिष्य दान हैंग और जूचिंग दोनों ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। जी की बदकिस्मती के बारे में सुनना वास्तव में काफी मनोरंजक था। गाड़ी के डिब्बे के अंदर जी ने अपनी पीठ पकड़ ली। पहले जो कंपन हो रही थी वह पिटाई की वजह से नहीं थी। गु यूइना इतनी कमजोर थी कि जोर से मार नहीं सकती थी। इसके बजाय उसने उसे चुटकी काट ली थी। जांघ के अंदरूनी हिस्से पर मुलायम मांस को पकड़ना कोई भी समझ सकता है कि यह कितना दर्दनाक होता है। और हाँ, उसके नितंब भी नहीं बख्शे गए। लेकिन चून की महारानी ने ही उसे दंडित किया था, इसलिए जी ने विरोध करने के लिए आत्मशक्ति का उपयोग करने का साहस नहीं किया। वह दर्द से इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि गाड़ी भी उसके साथ हिलने लगी थी। उसकी हमेशा मोहक लगने वाली आंखें अब आंसुओं से भरी हुई थीं। गु यूइना ने जी की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, जी, क्या अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है? तुम इतनी दूर कैसे भटक गए? क्या तुम्हें नहीं पता था कि हम तुम्हारे बारे में चिंतित होंगे? नाक से बहते पानी से लथपथ जी ने दयनीय निगाहों से गु यूइना की ओर देखा और बार बार सिर हिलाया। दीदी, मैं गलत था। वो जी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकीं। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी नाक से बलगम बहने लगा। उनका आमतौर पर आकर्षक चेहरा अब बिल्कुल बेमेल लग रहा था। गु यूइना ने धीरे से हंसते हुए प्यार से कहा, जब तक तुम समझ रहे हो, दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है? बहन को तुम्हारी बहुत चिंता थी। अगली बार ऐसा नहीं होगा, है ना? मैं दोबारा तुम्हारे लिए परेशान नहीं होना चाहती। गु यूइना की आवाज़ कोमल थी, जैसे किसी स्नेह करने वाली बड़ी बहन की हो। जी ने घबराकर सिर हिलाया, लेकिन वह मन ही मन जानती थी कि अगर उसने गु यूइना को फिर से चिंतित किया तो हो सकता है कि वह अगला दिन देखने के लिए जीवित न रहे। अध्याय समाप्त। डोलो, दान हैंग जस्ट वॉन्ट्स टू अवॉइड ट्रबल, गु यूइना परस्यूज हिम। चैप्टर 47, दाई वाइसी। चैप्टर 47, दाई वाइसी। स्टालुओ सिटी, जू मैनर। जू परिवार को राजकुमार की उपाधि प्रदान की गई थी, जो राष्ट्र के समान दर्जा रखती थी, और यहाँ तक कि स्टालुओ एम्पायर में एकमात्र राज्य के आकार की जागीर भी उसी के पास थी। बेशक स्टालुओ एम्पायर कभी भी जू परिवार को स्वायत्त रूप से शासन करने की अनुमति नहीं देता। उन्हें केवल कर राजस्व का अधिकार था, जबकि वास्तविक प्रशासन साम्राज्य द्वारा नियुक्त अधिकारियों के हाथों में था। साम्राज्य के दूसरे सबसे शक्तिशाली कुलीन परिवार के रूप में जू परिवार का दरबार में एक प्रतिष्ठित स्थान था। उनका महल इंपीरियल पैलेस के सबसे नज़दीक स्थित था। उस दिन प्रिंस जू महल से लौटे ही थे। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उन्हें इस हालत में कमरे में प्रवेश करते देख मैडम जू ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? प्रिंस जू ने एक गहरी आह भरी। ये फिर से जूचिंग के बारे में है। सम्राट मुझसे पूछताछ कर रहे थे। वह अब भी नहीं चाहते कि जूचिंग का कोई पुरुष गुरु हो। जूचिंग को दूर भेजने का मकसद हमेशा से यही था कि वह दाई मुबई से फिर से मिल जाए, लेकिन अंततः उसने दाई मुबई से मिलने से इनकार करते हुए किसी और को अपना गुरु बना लिया। प्रिंस जू ने अपने दांत पीस लिए। स्पष्ट रूप से वह हताश था। उनका गुस्सा जूचिंग पर नहीं बल्कि स्टालुओ शाही परिवार पर था। वे जो कर रहे थे वह सरासर असहनीय था। जू परिवार की स्पष्ट समृद्धि के बावजूद जू परिवार के पुरुष लगातार निराशा में जी रहे थे। उनकी सभी बेटियों को शाही परिवार के सत्ता संघर्ष में मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया। भले ही उनमें से कोई एक अंततः महारानी बन जाए, शाही परिवार उन पर कड़ी नज़र रखता था। उन्हें शाही महिलाओं से शादी करने से भी मना किया गया था। ऐसा लग रहा था मानो जू परिवार के पास देने के लिए केवल बेटियां ही हों। मैडम जू ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ीं। वह कोई साधारण गृहिणी नहीं थी, वह सोल एम्परर स्तर की सोल मास्टर और वर्तमान महारानी की छोटी बहन भी थीं।
उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जूचिंग उस गुरु से बहुत अच्छी तरह सीख रही है। वह शिक्षक पहले से ही शादीशुदा है और आप उसके पिता होने के नाते उसकी देखरेख कर रहे हैं। इतने सब कुछ होने के बावजूद भी वे सहमत नहीं होंगे। बोलते बोलते उसका लहजा ठंडा होता गया, उसकी आवाज़ में झुंझलाहट झलक रही थी। मुझे इस बारे में अपनी बहन से बात करनी ही होगी। प्रिंस जू ने एक और लंबी आह भरी, उनकी आंखों में आक्रोश भरा हुआ था। जू परिवार स्टालुओ शाही परिवार जितना निर्दयी नहीं था, ये सोचकर कि उनकी एक बेटी को उसकी साधना से वंचित कर दिया जाएगा और एक दूरस्थ क्षेत्र में निर्वासित कर दिया जाएगा, जहां उसे एकांत जीवन जीने के लिए अभिशप्त होना पड़ेगा। वह गहरे असहनीय दुख से भर गया। मैं जूचिंग को और समय दिलाने की कोशिश करूंगा। वह श्रीमान दान हैंग, वह सिद्धांत के सच्चे उस्ताद हैं, प्रिंस जू ने शांत स्वर में कहा। वह भली भांति जानता था कि अपने प्रभाव के बावजूद भी वह अपरिहार्य को लंबे समय तक टाल नहीं सकता। स्टालुओ शाही परिवार का अधिकार निरंकुश था। यदि उसने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया तो स्टालुओ शाही परिवार मामले को अपने हाथ में ले लेगा। उस स्थिति में वे सीधे किसी छोटे शहर में सैनिकों को भेजकर जू जूचिंग को पकड़ सकते हैं। इसी बीच स्टालुओ सिटी में दान हैंग और उनका समूह आखिरकार पहुंच गया था। उन्हें एक सराय मिली और वे वहीं ठहर गए। ड्रैगन ड्यूक मेंगशू ने उनके साथ भोजन करने के बाद विदा लेने की योजना बनाई थी। दान हैंग, मेरे युवा मित्र, मैं लगभग 10 दिनों के लिए अपने भाई के घर पर रहूंगा। यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप हमेशा मेरे पास आ सकते हैं। मेंगशू ने अपना पता बताया। दान हैंग ने उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन उनका उनसे मिलने का कोई इरादा नहीं था। भाई दान हैंग, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप मेरे सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति हैं। मैं आपके सम्मान में ये प्याला उठाता हूँ। मैंगिरन के गाल लाल हो गए जब उसने एक पूरा कप शराब पी ली। गु युइना ने धीरे से हंसते हुए कहा, उसकी आंखों में शरारत की चमक थी। क्या वह इस छोटी बच्ची के इरादों को नहीं समझ पाए? दुर्भाग्य से न केवल उसके पति को महिलाओं में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि सुंदरता के मामले में गु युइना को पूरा विश्वास था कि वह किसी से कम नहीं थी। वह मुस्कुराई और बोली, यिरन, तुम एक प्यारी युवती हो। कई लड़के तुम्हें पाने की चाहत रखेंगे। ध्यान से देखो, तुम्हें अपना जीवनसाथी अवश्य मिल जाएगा। वह ये बात स्पष्ट कर रही थी, मेरे पति को घूरना बंद करो। मैंगिरन ने शर्माते हुए मुस्कुराया और धीमी आवाज में कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे भाई दान हैंग जैसा दूसरा आदमी कभी मिलेगा। दान हैंग की ओर उसकी निगाहें प्रशंसा और लालसा से भरी हुई थीं, हालांकि वह इसे छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ड्रैगन स्नेक जोड़े ने एक दूसरे की ओर देखा और मन ही मन आह भरी। कितना अफसोस की बात है। काश दान हैंग पहले से शादीशुदा न होते तो वे इस रिश्ते को तय करने में बहुत खुशी महसूस करते। उनका मेंग परिवार में शामिल होना एक सपने के सच होने जैसा होता। गु युइना ने अपने होठों को हल्के से मुस्कुराते हुए दबाया। अगर इस दुनिया में ग्रीन टी जैसा कोई शब्द होता तो वह उसे सीधे मैंगिरन के माथे पर चिपका देती। जी जी ने ताना मारते हुए कहा, मेरे जीजाजी चाहे कितने भी महान क्यों न हो, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। उनकी शादी तो मेरी बहन से हो चुकी है। मैंगिरन की छोटी मोटी चालों के लिए उसमें जरा भी धैर्य नहीं था और वह शिष्टाचार की बिल्कुल परवाह नहीं करती थी। मैंगिरन के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। उसने अपनी निगाहें नीचे कर लीं और धीरे से आह भरी। ये सच है। ड्रैगन ड्यूक मेंगशू ने अपनी पोती पर एक नज़र डाली, फिर मेज पर लगभग खाली पड़े बर्तनों पर, जो जी की भूख के कारण खाली हो गए थे। अंत में उन्होंने कहा, किसी मित्र को विदाई देने का भी एक अंत अवश्य होता है। दान हैंग, अगर आपके पास समय हो तो मुझसे मिलने जरूर आना, थोड़ी बातचीत कर लेना। कुछ और बातें करने के बाद ड्रैगन स्नेक परिवार वहां से विदा हो गया। उनके जाने के बाद गु युइना ने दान हैंग की बांह पकड़ ली और गर्मजोशी से कहा, पतिदेव, चलिए शहर में घूमने चलते हैं, क्या कहते हैं? दान हैंग ने सिर हिलाया। चूंकि यह हनीमून ट्रिप थी, इसलिए उनके पास इतनी छोटी सी गुजारिश को ठुकराने का कोई कारण नहीं था। मैं सराय में ही रुकूंगी, जू जूचिंग ने तुरंत कहा। उसने मन बना लिया था, जब तक वे अपने छोटे से कस्बे में वापस नहीं लौट जाते तब तक वह सराय नहीं छोड़ेगी। यकीनन स्टालुओ शाही परिवार इस तरह से उसे ढूंढ नहीं पाएगा। वह किसी भी कीमत पर अपने शिक्षक के लिए परेशानी खड़ी नहीं कर सकती थी। जी ने उत्सुकता से हाथ उठाया। बहन, मैं भी आना चाहती हूँ। यहाँ का खाना जीजाजी के बनाए खाने जितना स्वादिष्ट नहीं है। यह उबाऊ है। मैं थोड़ा मज़ा करना चाहती हूँ। तुम यहीं रहो, तुम जो चाहो खा सकते हो। गु युइना ने जी के कंधे पर थपथपाया और उसे देखकर मुस्कुराए। जी को तुरंत ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई और वह कांप उठी, आगे बहस करने की हिम्मत नहीं कर पाए। चलो चलते हैं, पतिदेव। गु युइना दान हैंग के कंधे पर झुककर कमरे से बाहर निकलीं। सराय के बाहर ड्रैगन स्नेक परिवार बातें करते हुए सड़क पर चल रहा था। मैंगिरन ने अपना सिर नीचे झुका रखा था, वह निराश दिख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, उसका दिमाग दान हैंग के विचारों में डूबा हुआ था।
हालांकि उसने पूरी यात्रा के दौरान उससे 10 वाक्यों से भी कम बात की थी, फिर भी वह उसके प्यार में बुरी तरह पड़ चुकी थी। एक युवती का पहला प्यार कुछ इस तरह था। एक बार चिंगारी भड़क उठी तो इसने अंतहीन कल्पनाओं को हवा दी, स्नेह के पात्र का आदर्श चित्रण किया और प्रेम ने उसे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। बीबी डांग और ल्यू अलोंग को ही देख लीजिए, अब मेंग यिरन भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही थी। चाओ टियनशियांग ने अपनी पोती की ओर देखा और आह भरी। यिरन, दान हेंग एक अच्छा नौजवान है, हमें भी वो पसंद है, लेकिन वो पहले से शादीशुदा है, वो हमारे परिवार में शादी नहीं कर सकता। मेंग यिरन ने हताश होकर हम कहा और आगे कुछ नहीं बोला। फिर अचानक ड्रैगन ड्यूक मेंगशू बोलने लगा, यिरन अभी भी दान हेंग के साथ अधिक समय बिताने के तरीके ढूंढ सकती है। आप सब अभी भी जवान हैं, शादी की कोई जल्दी नहीं है। चाओ टियनशियांग और मेंग यिरन दोनों हैरानी से उसकी ओर मुड़े। क्या उसका मतलब ये था कि यिरन उसकी रखेल बन जाए? वे दान हेंग की कितनी भी प्रशंसा क्यों न करते हों, वे अपनी पोती को इस तरह के अपमान का सामना कभी नहीं करने देंगे। मैंने देखा कि दान हेंग की पत्नी, उनका चेहरा बेहद खराब है, ऐसा लगता है कि वह गंभीर रूप से बीमार हैं। अध्याय समाप्त। डोलो, दान हेंग जस्ट वॉन्ट्स टू अवॉइड ट्रबल, गू यूइना परस्यूज हिम। चैप्टर 48 वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स। चैप्टर 48 वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स। सड़कों पर टहलना। स्टालुओ एम्पायर की राजधानी होने के नाते स्टालुओ सिटी डोलो कॉन्टिनेंट के 3 सबसे समृद्ध शहरों में शुमार था। इसकी सड़कें चौड़ी थीं, जिनमें दुकानों की कतारें एक दूसरे से सटी हुई थीं, विक्रेताओं की लगातार आवाज़ों से भरी हुई थीं, और पैदल चलने वालों की अंतहीन धारा से गुलजार थीं, जिससे एक जीवंत और ऊर्जावान वातावरण का निर्माण होता था। भीड़ के बीच से गुजरते समय गू यूइना दान हेंग की बाँह से लिपटी हुई थी, जो किसी भी अन्य साधारण जोड़े की तरह लग रही थी। वे जल्द ही एक ऐसी गली में पहुंच गए जहां छोटे छोटे विक्रेता मौजूद थे। रोजमर्रा की जिंदगी की गर्माहट ने आम लोगों के दिलों को सुकून दिया। एक छोटी सी दुकान देखकर गू यूइना की आंखें चमक उठीं। पतिदेव, चलिए वहां चलते हैं। दान हेंग भीड़ से निकलकर उसके पीछे पीछे स्टॉल की ओर बढ़ा। उस स्टॉल में गोल आकार के स्टूल की कई पंक्तियां थीं, जिनमें से प्रत्येक पर छोटे छोटे मुलायम खिलौने और अन्य पुरस्कार प्रदर्शित थे। लोहे की अंगूठियों से भरा हाथ लिए विक्रेता मुस्कुराया और बोला, अरे वाह, मैंने पहले कभी इतनी खूबसूरत महिला नहीं देखी। आप दोनों सचमुच एक आदर्श जोड़ी हैं। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? एक तांबे के सिक्के से आपको एक मौका मिलेगा। अगर आप इनाम के चारों ओर एक छल्ला घुमाने में कामयाब हो जाते हैं तो आप उसे तुरंत घर ले जा सकते हैं, विक्रेता ने इनामों की ओर इशारा करते हुए समझाया। उनमें कुछ नाजुक सजावटी वस्तुएं और मुलायम गुड़िया भी शामिल थीं। गू यूइना का ध्यान एक छोटे, मुलायम नीले रंग के ड्रैगन की ओर आकर्षित हुआ, जो देखने में बेहद प्यारा और अनाड़ी लग रहा था। वह धीरे से मुस्कुराए और दान हेंग की ओर देखा। पतिदेव, चलिए इसे साथ मिलकर आजमाते हैं, क्या कहते हैं? दान हेंग ने सिर हिलाया और विक्रेता को तांबे के 2 सोल कॉइन्स दे दिए। मैं 2 अंगूठियां लूंगा। गू यूइना की मुस्कान और गहरी हो गई और उसका आनंद बढ़ता गया। उसे दान हेंग के कंजूस होने से कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में उसे यह काफ़ी मज़ेदार लगा, खासकर जब उसने दुकानदार की प्रतिक्रिया देखी। दुकानदार ने अविश्वास से दान हेंग को देखा। वह कई सालों से यह स्टॉल चला रही थी और बच्चों के अलावा उसने कभी किसी वयस्क को केवल 2 अंगूठियां खरीदते नहीं देखा था। और यह आदमी यहाँ एक बेहद खूबसूरत महिला के साथ था। एक पल के लिए वह इतनी स्तब्ध रह गई कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। यहाँ तक कि पास में ही खेल रहे अन्य जोड़े भी अचंभित रह गए और अविश्वास भरी नज़रों से दान हेंग को देखने लगे। ये आदमी तो कमाल का है, इतने सारे लोगों के सामने सिर्फ 2 अंगूठियां खरीद रहा है। क्या उसे अपनी पत्नी के नाराज होने का डर नहीं है? वो तो वाकई बेहद खूबसूरत है। अगर मैं होता तो अंगूठियों को भूल जाओ, मैं उसे खुश करने के लिए पूरा स्टॉल ही खरीद लेता। कितना कंजूस है, और मुझे लगा था कि वो कूल दिखता है। भीड़ आपस में कानाफूसी करने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दान हेंग इतना व्यवहारिक क्यों हो रहा है। क्या इसकी अनुमति नहीं है? दान हेंग ने पूछा। ये जायज़ है, विक्रेता ने अपने होंठ सिकुड़े और पास ही जमीन पर पड़े छल्लों की ओर इशारा किया। लेकिन निशाना लगाना आसान नहीं है। अगर आप सच में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कई बार कोशिश करनी पड़ेगी। पुरस्कार रखने वाली पहली पंक्ति से फेंकने की रेखा 3 मीटर दूर थी और प्रत्येक पुरस्कार के बीच आधा मीटर का फासला था। ये रिंगें ज़्यादा चौड़ी भी नहीं थीं, जिसकी वजह से इन पर निशाना लगाना काफ़ी मुश्किल था। पास ही खड़े एक व्यक्ति ने सलाह देने से खुद को नहीं रोका। भाई, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें कम से कम 20 या 30 अंगूठियां खरीद लेनी चाहिए। शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी हो और तुम्हें एक मिल जाए। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो भी इतनी खूबसूरत पत्नी को खुश रखना सार्थक है। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है तो मैं तुम्हें 20 अंगूठियां दूंगा। उस आदमी की बांह पर 100 से अधिक अंगूठियां लटकी हुई थीं और उसने अपना सिर हिलाया। उसकी प्रेमिका ने उसकी कमर को जोर से चुटकी काटी। ओह, इतनी खूबसूरत औरत के सामने दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो क्या?
वह आदमी तुरंत चुप हो गया, दर्द से उसका चेहरा हरा पड़ गया। ठीक है, तो एक बार कोशिश करके देखो, विक्रेता ने कहा और मन ही मन आह भरते हुए दान हेंग को 2 अंगूठियां सौंप दीं। गु युइना के खूबसूरत चेहरे को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। इतनी खूबसूरत महिला शायद शाही महल में बेजोड़ एक ऐसे पुरुष के साथ फंसी हुई थी जो उसे प्यार करना नहीं जानता था। दान हेंग ने एक अंगूठी गु युइना को दी, फिर फेंकने वाली लाइन पर कदम रखने से पहले ही लापरवाही से अपनी अंगूठी फेंक दी। अरे, तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। विक्रेता ये सब देख नहीं पा रहा था। भीड़ को ये भी महसूस हुआ कि दान हेंग बहुत ही उदासीन व्यवहार कर रहा था। क्या वह इतनी खूबसूरत पत्नी के लायक भी था? लेकिन अंगूठी हवा में एक सहज चाप बनाते हुए गुजरी और नीले रंग के मुलायम ड्रैगन के स्टूल पर बिल्कुल सही तरीके से आकर गिरी। ये बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। सभी लोग एक पल के लिए थम गए। विक्रेता ने अपना सिर खुजाया। नीले रंग का ड्रैगन का सॉफ्ट टॉय आखिरी से दूसरी पंक्ति में था, जिससे ये सबसे मुश्किल पुरस्कारों में से एक बन गया। इसे जीतने वाले आखिरी व्यक्ति ने आखिरकार भाग्यशाली होने से पहले 300 से अधिक छल्ले फेंके थे। लेकिन दान हेंग, जो उससे भी काफी दूर खड़ा था, उसने एक ही झटके में गेंद को लक्ष्य तक पहुंचा दिया। ये किस तरह का सौभाग्य था? जो व्यक्ति पहले बोल रहा था, उसने अपनी बांह पर अंगूठियों के पहाड़ को देखा और उसे रोने का मन हुआ। उसने 100 से अधिक बार गेंद फेंकी थी, लेकिन वह मुलायम खिलौना नहीं जीत पाया था। लेकिन इस आदमी ने सिर्फ 2 अंगूठियां खरीदी और उसे एक ही बार में मिल गईं। उसकी प्रेमिका गुस्से से भड़क उठी और उसे और भी जोर से चुटकी काटी। क्या तुम बिल्कुल निकम्मे हो? उस लड़के को देखो, उसने तो एक ही झटके में काम तमाम कर दिया। दान हेंग के प्रति भीड़ का रवैया तुरंत बदल गया। यह आदमी सिर्फ भाग्यशाली नहीं था, वह तो एक पेशेवर था। विक्रेता ने दान हेंग को नीले रंग का ड्रैगन का खिलौना दिया और उसने तुरंत उसे गु युइना को दे दिया। गु युइना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। उसने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, पतिदेव, आपने इसे इसलिए चुना क्योंकि आपको पता था कि मुझे ये पसंद है ना? दान हेंग ने उसकी तरफ एक नज़र डाली लेकिन कुछ नहीं कहा। लेकिन स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने नीले ड्रैगन के खिलौने को जानबूझकर निशाना बनाया था क्योंकि उसने देखा था कि गु युइना की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। गु युइना खुशी से झूम उठी। जब किसी स्त्री की सुंदरता अलौकिक स्तर पर पहुंच जाती है तो उसकी हर मुस्कान एक अदम्य शक्ति बन जाती है, जिसमें देवदूत जैसी मोहकता और शैतानी आकर्षण का मिश्रण होता है। उनके आसपास के लोग पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए थे, लेकिन गु युइना ने उनकी प्रतिक्रियाओं को नज़रअंदाज कर दिया। नीले ड्रैगन के मुलायम खिलौने को अपनी छाती से लगाए हुए उसे दान हेंग के प्रति और भी अधिक स्नेह महसूस हुआ। अगर उसका शरीर अभी भी कमजोर न होता तो वह आज रात अपने पति को अपना बना लेती। पतिदेव, मैं आपके लिए भी एक ले आऊंगी। गु युइना ने धीरे से अपनी अंगूठी उछाली और वह बिल्कुल आखिरी से दूसरी पंक्ति में रखे चांदी के ड्रैगन के खिलौने पर जा गिरी। विक्रेता स्तब्ध रह गया। ये किस तरह की पावर का पल थी? शुक्र है कि उन्होंने सिर्फ 2 अंगूठियां खरीदी, नहीं तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। विक्रेता ने चांदी के ड्रैगन का खिलौना उसे सौंप दिया। अब वह थोड़ा घबराया हुआ था कि कहीं दान हेंग और अंगूठियां खरीदने का फैसला न कर ले। लेकिन दंपति वहां रुके नहीं। इसके बजाय वे एक साथ चले गए। गु युइना ने मुस्कुराते हुए चांदी के ड्रैगन का खिलौना दान हेंग को देते हुए कहा, पतिदेव, देखिए ये कितने अच्छे से मेल खाते हैं। बिल्कुल हमारी तरह। दान हेंग ने चांदी के ड्रैगन के मुलायम खिलौने पर एक नज़र डाली। यह नीले वाले की तरह ही प्यारा और अनाड़ी था, जिससे पूरी बात काफ़ी मनोरंजक हो गई थी। पास ही एक छोटे से खाने के स्टॉल पर सुनहरे बालों वाला एक आदमी उस जोड़े को जाते हुए देख रहा था। क्षण भर के लिए वह अचंभित रह गया। कुछ देर पहले गु युइना की मुस्कान उसके मन में बसी हुई थी। बेहद खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि 1 मिनट के लिए उसके विचार थम गए। महामहिम, उनके बगल में बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने 2 बार खांसा। सुनहरे बालों वाला आदमी अपनी तंद्रा से बाहर आया और शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। मैं बस किसी बात के बारे में सोच रहा था। उनके शब्दों के बावजूद उनकी आंखों में अनिच्छा की एक झलक दिखाई दी। ये बहुत दुख की बात है कि वह पहले से ही शादीशुदा थी और स्टालुओ एम्पायर के क्राउन प्रिंस के रूप में उन्हें सिंहासन सुरक्षित करने से पहले रखेल रखने की अनुमति नहीं थी। चार्ल्स, चलो वापस चलते हैं, सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने निराश होकर आह भरी। अध्याय समाप्त। डोलो, दान हेंग just wants to avoid trouble. Gu Yuina pursues him. Chapter 49. The advancement plan can begin. Chapter 49. The advancement plan can begin. गु युइना के संतुष्ट होने और डेट समाप्त करने से पहले दंपति लगभग पूरे स्टालुओ सिटी में घूम चुके थे। चांदनी रात में वे होटल लौट आए। बत्तियां मंद पड़ चुकी थीं, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था और अधिकांश लोग सो चुके थे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, गु युइना को अचानक थोड़ी सी झिझक महसूस हुई। हमारी पहली मुलाकात, वो पल भर में खत्म हो गई। उसे दान हेंग के साथ और भी अंतरंग अनुभव की उम्मीद थी।
खासकर उससे छोटा नीला ड्रैगन का खिलौना मिलने के बाद वह उसकी ईमानदारी के बारे में आश्वस्त हो गई थी और उनका रिश्ता लगातार गहराता जा रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन वे सचमुच पति पत्नी बन जाएंगे। जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली थी, अचानक एक वेटर की आवाज़ सुनाई दी। माननीय अतिथिगण, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। दान हेंग ने दोबारा दरवाजा खोला और पास आते वेटर को संदेह भरी नज़रों से देखा। वेटर ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए दान हेंग को बिल थमा दिया। दान हेंग ने उसे उठाया और उसके अंदर रखी सामग्री पर एक नज़र डाली। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। यह आज जीजी के खाने का बिल था, जो 3000 से अधिक सोने के सोल कॉइन्स का था। उसने होटल के लगभग सभी खास व्यंजन और प्रीमियम वाइन का ऑर्डर दिया था। दान हेंग के होंठ फड़क उठे। इतने सालों तक बचत करने के बाद भी उसके पास 1000 सोने के सिक्के नहीं थे, 3000 तो दूर की बात है। शायद उसे जीजी को बेच देना चाहिए और ऐसा दिखावा करना चाहिए कि वे एक दूसरे को कभी जानते ही नहीं थे। गु युइना ने भी बिल पर नज़र डाली और उसका चेहरा उतर आया। उसने जीजी से कहा था कि वह जितना चाहे खा सकती है, लेकिन उस लालची छोटी मादा ड्रैगन ने उसकी बात को अक्षरशः ले लिया। उसने सिर्फ सबसे महंगे व्यंजन ही मंगवाए। उनके हाव भाव देखकर वेटर ने असहजता से समझाया, श्रीमती जीजी को हमारे होटल का खाना बेस्वाद लगा, इसलिए उन्होंने हमारे सबसे बेहतरीन व्यंजन और पुरानी शराब मंगाए। हमने उन्हें पहले से ही चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन वेटर स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। उसे डर था कि कहीं दंपति भुगतान करने से इनकार न कर दें। दान हेंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यदि वह एक स्थिर जीवन जीना चाहता था तो उसके पास इस ऋण को चुकाने का कोई साधन नहीं था। लेकिन अगर उसने भुगतान नहीं किया तो होटल इस बात को नज़रअंदाज नहीं करेगा। गु युइना ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, अभी इसका बिल हम पर डाल दीजिए। जाते समय हम इसका भुगतान कर देंगे। यह ठीक है। वेटर ने सिर हिलाया और चला गया। दान हेंग ने दरवाजा बंद कर दिया, जबकि गु युइना ने दांत भींच लिए। पतिदेव, आप आराम कीजिए, मैं जीजी से बात करने जा रही हूँ। दान हेंग ने हल्के से सिर हिलाया और उसे नहीं रोका। इसके बाद गु युइना कमरे से बाहर निकल गई। स्मैक 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 स्मैक। दूसरे कमरे में जीजी बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। उसकी पोशाक नीचे खींची हुई थी, जिससे उसके पूर्ण बर्फ जैसे सफ़ेद सुडौल शरीर के उभार दिखाई दे रहे थे, जिन पर अब गुलाबी रंग की आभा थी। जीजी ने नम आंखों से अपने होंठ दबाए और दुख भरी निगाहों से गु युइना को देखने लगी। उसके मालिक ने उससे कहा था कि वह खुलकर खा सकती है। वह तो बस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना चाहती थी। उसे इसके लिए क्यों दंडित किया जा रहा था? इसके अलावा वो व्यंजन तो उस बूढ़े कामुक आदमी के बनाए व्यंजनों जितने अच्छे भी नहीं थे। ये तो सरासर अन्याय है। गु युइना उसके बगल में बैठी थी। उसकी सांसें हल्की चल रही थीं और उसका हाथ कांप रहा था। अपनी बिगड़ती चोटों के कारण उसने अभी अभी दैवीय शक्ति का अत्यधिक उपयोग कर लिया था। अब उसे और आराम की आवश्यकता थी। जीजी तुरंत अपनी शिकायतों को भूल गई और घबराकर गु युइना की ओर रेंगने लगी। उसने खुद को सहारा देते हुए अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला छोड़कर चिंता से पूछा, बहन, आपकी चोटें? यह मेरी गलती है। मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था। मैंने आपको गुस्सा दिला दिया। जीजी पूरी तरह से घबरा गई थी। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से गु युइना सचमुच बीमार न पड़ जाए। गु युइना ने सिर हिलाया। अपने कपड़े वापस पहन लो। दी टियन जल्द ही यहाँ आ जाएगा। उसने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाया। वह अपने गुस्से को अपनी हालत और खराब करने नहीं दे सकती थी। उसे पहले ठीक होना जरूरी था। जीजी ने आज्ञाकारी भाव से अपनी पोशाक को वापस ऊपर खींचा और सिर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई, मानो वह एक डांट खा चुकी बच्ची हो। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला और एक धुंधली सी आकृति अंदर दाखिल हुई। वह दी टियन थी, जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। महामहिम, बस करो, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, गु युइना ने सीधे सीधे कहा। महामहिम, आपकी चोटें? दी टियन ने तुरंत गु युइना की हालत पर ध्यान दिया और चिंता से उसका चेहरा काला पड़ गया। गु युइना ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। यह जरूरी नहीं है। दी टियन, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 काम हैं। दी टियन पूरी तरह से चौकन्ना होकर सीधा खड़ा हो गया। पूर्व ड्रैगन गॉड के निजी अंगरक्षक के रूप में वह बिना किसी सवाल के गु युइना के हर आदेश का पालन करता था। सबसे पहले मुझे आपसे कुछ सोने के सोल कॉइन्स इकट्ठा करने की ज़रूरत है। कम से कम 10,000। गु युइना ने शांत भाव से बात की। बहन, मैं भी कर सकती हूँ, जीजी ने तुरंत कहा, खुद को साबित करने के लिए उत्सुक। गु युइना ने उसे घूर कर देखा। क्या इस लालची छोटी मादा ड्रैगन में वाकई आत्म जागरूकता नहीं है? दी टियन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, समझ गया। उसने बगल में बैठी जीजी पर एक नज़र डाली। हालांकि उसके खड़े होने के तरीके में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन उसकी कमर पहले से ज़्यादा गोल लग रही थी। क्या सच में जीजी सफल हो गई थी? क्या उसने दान हेंग को इतना मोहित कर लिया था कि उसने गु युइना के बजाय उसे चुन लिया?
अगर ऐसा था तो वास्तव में दी टियन को उसके लिए कुछ प्रशंसा महसूस होती थी। दूसरा कार्य, दान हेंग की उन्नति योजना के बारे में आप इसे लागू करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसे सूक्ष्म रखें, इसे बहुत स्पष्ट न करें। आपको पता है कि शुरुआत कहाँ से करनी है ना? गु युइना ने आगे कुछ नहीं बताया। उसे दी टियन की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था। जी जी की तुलना में, जो केवल उसे सिरदर्द देना जानती थी, दी टियन इतनी भरोसेमंद थी कि वह लगभग रोने ही वाली थी। अब जब उसे दान हेंग के दिल में अपनी जगह का एहसास हो गया था, तो उसे इस बात का डर नहीं था कि योजना शुरू करने से वह उससे दूर चला जाएगा। दी टियन की आंखों में समझदारी की चमक आ गई। मुझे ठीक ठीक पता है कि क्या करना है, जी जी ने मुंह फुलाते हुए कहा। हम? दी टियन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? गुरुजी हमेशा उसी का पक्ष क्यों लेते हैं? अगली सुबह होटल के एक निजी कमरे में दान हेंग, गु युइना और अन्य लोग नाश्ता कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आएं। एक वेटर अंदर आया। दान हेंग ने उसे पहचान लिया। ये वही वेटर था जो कल रात बिल लेकर आया था। श्रीमान दान हेंग, लेडी गु युइना, आपका बिल लॉर्ड चार्ल्स द्वारा चुका दिया गया है। वेटर ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। दान हेंग और गु युइना ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह चार्ल्स कौन था। कोई अजनबी उनका बिल क्यों चुकाएगा? वेटर ने आगे कहा, लॉर्ड चार्ल्स शाही अंगरक्षकों के कप्तान और स्टालुओ एम्पायर के एक कुलीनल हैं। वे आपसे मिलना और बातचीत करना चाहते हैं। एक कुलीन व्यक्ति ने मात्र एक मुलाकात के लिए हजारों सोने के सिक्के स्वेच्छा से दे दिए। दान हेंग को तुरंत ही संदेह हुआ। ये निश्चित रूप से मुसीबत थी। हालांकि गु युइना की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। क्या ये दी टियन की करतूत है? क्या उसने पहले से ही चालें चलना शुरू कर दी हैं? दूसरी ओर जू जूचिंग का चेहरा पीला पड़ गया। शाही अंगरक्षकों के कप्तान के रूप में चार्ल्स निश्चित रूप से उसे पहचान लेंगे। अगर उसकी पहचान उजागर हो जाती तो ये बात शाही परिवार तक पहुंच जाती। जैसे ही दान हेंग मना करने ही वाला था, बाहर से एक खिलखिलाती हंसी की आवाज गूंजी। एक सलीके से कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में मौजूद 3 खूबसूरत महिलाओं को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। जब उसने जू जूचिंग का चेहरा देखा तो वह जम गया। अचानक दखल देने के लिए क्षमा चाहता हूं, चार्ल्स ने विनम्र स्वर में कहा, लेकिन उनका लहजा जिज्ञासा से भरा हुआ था। अध्याय समाप्त। डोलो। दान हेंग just wants to avoid trouble. Gu Yuina pursues him. Chapter 50. Even after sending Ziji away, does she not stop? Chapter 50. Even after sending Ziji away, does she not stop? Ziji को विदा करने के बाद भी वह नहीं रुक रही। गु युइना और जू जूचिंग दोनों ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। वे किसी भी तरह की बातचीत में शामिल होने को तैयार नहीं थीं। स्वभाव से उदासीन दान हेंग ने थोड़ा सा भौहें से कुढ़ी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, जी ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम कौन हो? बिना किसी कारण के हमारा बिल चुका रहे हो। क्या हमने तुमसे ऐसा करने को कहा था? अगर कोई बिना किसी वजह के ज़रूरत से ज़्यादा दयालुता दिखाता है तो उसके ज़रूर कोई न कोई स्वार्थ होगा। उसे उस आदमी की कुलीनता से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस पर 2 बार नज़र डालने के बाद उसने तुरंत घृणा का भाव प्रकट किया। सच तो यह है कि ड्रैगन वंश के सदस्य होने के नाते जीजी के मन में स्वाभाविक रूप से मनुष्यों के प्रति तिरस्कार की भावना थी। और हालांकि चार्ल्स गरिमापूर्ण और अच्छे कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहा था, जीजी की तीव्र प्रवृत्ति उसके भीतर छिपी हुई गहरी दुर्भावना को भांप सकती थी। चार्ल्स क्षण भर के लिए अचंभित हो गया। उसका चेहरा कुछ अजीब सा हो गया। स्टालुओ एम्पायर के एक कुलीन व्यक्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने के कारण उन्हें इस तरह के व्यवहार का सामना करने की आदत नहीं थी। लेकिन जब ऐसी बातें कहने वाली व्यक्ति एक असाधारण रूप से सुंदर महिला होती थी तो स्थिति बिल्कुल अलग महसूस होती थी। चार्ल्स मुस्कुराया और बोला, श्रीमती, आप मजाक कर रही होंगी। मैं अच्छे इरादे से आया था। ये बस एक छोटी सी मदद थी, कुछ खास नहीं। आप महिलाओं की इतनी अद्भुत सुंदरता को देखते हुए आपके पास सोने के सिक्कों की कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। जी ने चार्ल्स को ऐसे देखा जैसे वह कचरा हो और तिरस्कार से नाक सिकुड़ी। दान हेंग ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। जैसा कि उम्मीद थी, अत्यधिक खूबसूरत महिलाओं का आसपास होना मुसीबत को न्योता देना ही था। कल उनके घूमने फिरने की वजह से ही शायद उन्हें अनचाहा ध्यान मिला होगा। स्टालुओ एम्पायर एक सामंती राजतंत्र होने के नाते अपने कुलीन वर्ग पर कमजोर प्रतिबंध रखता था। इससे स्वाभाविक रूप से कुछ व्यक्तियों को वासना से अंधे होकर लापरवाही से कार्य करने की अनुमति मिल गई। गु युइना ने हल्की सी मुस्कान दी लेकिन कुछ नहीं कहा, चुपचाप स्थिति का अवलोकन करती रही। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दी टियन द्वारा कार्रवाई करने से पहले ही उसके पति के साथ डेट पर जाना ही उसके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। अगर उसका पति दूसरों को उस पर बुरी नज़र रखने को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो और भी अच्छा। वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करके स्टालुओ एम्पायर पर पूरी तरह से हावी हो सकता है। ये सोचते हुए गु युइना ने दान हेंग को और भी अधिक उत्सुकता से देखा। चार्ल्स के चेहरे पर मुस्कान बरकरार रही।
वाकई कोई भी महिला धन के लालच का विरोध नहीं कर सकती। उसका असली लक्ष्य गु युइना थी, लेकिन जू जूचिंग और जी जी को देखकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले ही दान हेंग की जांच कर ली थी, जो महज एक यात्री था जिसके पास कोई शक्ति या धन नहीं था। यहाँ तक कि उसकी महिला साथी के भोजन का बकाया भी चुकाने की उसकी क्षमता से बाहर था। अब गु युइना की निगाहों में होने से यकीनन वह बुरी तरह घबरा रहा होगा। चार्ल्स ने आगे कहा, बात यह है, मैंने देखा कि आप तीनों महिलाएं बेहद खूबसूरत हैं। संयोग से हम सबसे खूबसूरत महिला का चयन करने के लिए एक वेश्या प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तीनों हमारा प्रतिनिधित्व करेंगी और इसमें भाग लेंगी। विजेता को 10 लाख सोने के सोल कॉइन्स का पुरस्कार मिलेगा। उसने उंगली उठाई और दान हेंग को गर्व भरी निगाहों से देखा। वह रकम सुनकर क्या महिलाएं ललचा नहीं जाएंगी? क्या वे तुरंत उस कंगाल आदमी को छोड़कर नहीं चली जाएंगी? सुंदर होने का क्या फायदा? तथापि गु युइना और बाकी दोनों महिलाओं ने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्होंने उसकी बात सुनी ही न हो, और वे सभी अपने अपने काम में लगी रहीं। चार्ल्स स्तब्ध रह गया। 10 लाख सोने के सोल कॉइन्स एक खगोलीय राशि, फिर भी यह उनकी रुचि जगाने में विफल रही। 10 लाख सोने के सोल कॉइन्स। वेश्या का खिताब तुम तीनों में से किसी एक को अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारे पहनावे, मेकअप और सभी आवश्यक तैयारियों का खर्च स्वयं वहन करूंगा। चार्ल्स ने उत्साहपूर्वक बोलते हुए अपनी बात पर जोर दिया। गु युइना और जू जूचिंग ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी ओर जी चिढ़ गई थी। उसने होंठ सिकोड़ते हुए गुस्से से कहा, ओह, तुम कितने परेशान करने वाले हो। दफा हो जाओ, मेरे खाने में खलल मत डालो। चार्ल्स के चेहरे पर एक अजीब सी झंझनाहट हुई। नहीं, सच में ये तीनों महिलाएं दान हेंग में क्या देखती हैं? हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया चले जाए, दान हेंग ने स्पष्ट स्वर में कहा। चार्ल्स का चेहरा और भी सख्त हो गया। वह दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर भी किसी भी महिला ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे अचानक एक मस्खरे जैसा महसूस हुआ। एक गहरी सांस लेते हुए उसने चेहरे पर अधिक गंभीर भाव लाने की कोशिश की, जिससे उसके व्यक्तित्व में थोड़ी सी गरिमा झलक रही थी। यह एक दुर्लभ अवसर है, 10 लाख सोने के सोल कॉइन्स, और एक काउंट के रूप में मेरे व्यक्तिगत समर्थन के साथ। क्या आप वास्तव में इसे अस्वीकार करना चाहते हैं? चार्ल्स ने दान हेंग और अन्य लोगों पर टकटकी लगाए हुए पूछा। हाँ, दान हेंग ने उदासीनता से जवाब दिया। अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो मैं कसम खाती हूं कि मैं तुम्हारे 8 टुकड़े कर दूंगी। जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी चॉपस्टिक मेज पर पटक दी। चार्ल्स ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इससे पहले उसके साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं हुआ था। दान हेंग ने पूछा, क्या आप हमारे इनकार करने पर हम पर हमला करने की योजना बना रहे हैं? चार्ल्स का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, वे अभी भी स्टार लुओ सिटी में थे, सम्राट की कड़ी निगरानी में। अगर उन्हें दान हेंग और उसके साथियों से निपटना था तो वे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते थे। उसे ये सब सहना ही पड़ा। फिलहाल तो वह अपने असली इरादे जाहिर नहीं कर सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर यही आपका फैसला है तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगा। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। मैं अब चलता हूँ। हालांकि अगर आपका मन बदल जाए तो मेरे घर में आपका हमेशा स्वागत है। चार्ल्स ने जबरदस्ती मुस्कुराया, मुड़ा और चला गया। जी ने अपनी जीभ चटकाए। वो आदमी बहुत परेशान करने वाला था, बस चुप ही नहीं होता था। क्या आपको उसका पता याद था? गु युइना ने अचानक पूछा। जी ने पलकें झपकाईं। क्या आपको याद है? गु युइना ने दोबारा पूछा। जी ने झट से सिर हिलाया। हाँ बहन, अच्छा, खाना खाने के बाद उससे मिलने जाना, पता करना कि 10 लाख सोने के सिक्के असली हैं या नहीं। अगर वे असली नहीं भी हैं तो भी तुम वहाँ बढ़िया खाना और पे का आनंद ले सकते हो। बस मुझे और मेरे पति को परेशान मत करना। गु युइना ने शांत भाव से निर्देश दिए। जी ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया और मुस्कुराए। समझ गई बहन। जू जूचिंग ने झिझकते हुए सावधानी से दान हेंग की ओर देखा। हालांकि उसने पूरी बातचीत के दौरान अपना सिर नीचे रखा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि चार्ल्स ने उसे अनदेखा किया था या नहीं। जी ने जल्दी से खाना खत्म कर लिया। गु युइना से काम मिलने के कारण वह ऊर्जा से भरपूर थी। जैसे ही निजी कमरे का दरवाजा बंद हुआ, गु युइना ने अचानक पूछा, पतिदेव, अगर वे मुझे अगवा कर लें तो आप क्या करेंगे? उसकी बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखें दान हेंग पर टिक गईं। वह उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। जू जूचिंग भी चौकन्ना हो गया और ध्यान से सुनने लगा। वह जानना चाहती थी कि अगर शाही परिवार उसे पकड़ ले तो क्या उसका शिक्षक उसे बचाने आएगा। दान हेंग ने एक पल सोचा और अपना सिर हिलाया। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मुझे नहीं पता। गु युइना ने थोड़ा मुंह बनाकर उसे देखा। पतिदेव, क्या आप कुछ ऐसा नहीं कह सकते जो मैं सुनना चाहूं? खांसी। उसे 2 बार खांसी आई और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। चार्ल्स की जागीर मैनर में लौटते ही वह अपनी निराशा को रोक नहीं पाया। उसने गुस्से में आकर फूलदान और फर्नीचर तोड़ दिए।
वो लानत औरतें, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठुकराने की। उस निकम्मे आदमी ने तो मुझे धमकाने की भी हिम्मत की। बिल्कुल माफ़ करने लायक नहीं। बस इंतज़ार करो, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। सफ़ेद बालों वाली को क्राउन प्रिंस को उपहार में दिया जाएगा। बाकी दो मेरी हैं। इतनी कम उम्र में भी इतनी कामुक। वो बिल्कुल एक गर्भवती सुअर की तरह है वो। तभी उसे जू जूचिंग की शक्ल याद आ गई। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। रुको, क्या वह थर्ड प्रिंस की मंगेतर नहीं थी? उसी समय बाहर से एक नौकरानी ने पुकारा, मालिक, जी नाम की एक खूबसूरत महिला यहाँ आई है। वह कहती है कि आपने उसे आमंत्रित किया है। अध्याय समाप्त।